नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज तमाम बड़ी खबरों के साथ करेंगे। जहां से पहली बड़ी खबर, सीपरी बाजार में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लगी है और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। तो भीषण आग लगने से कई कर्मचारी आग में बुरी तरह से झुलसे। 4 लोगों के दुकान में फंसे होने की सूचना मिल रही है। आर्य कन्या चौराहे पर सीपरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। राजीव दीक्षित ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। राजीव दीक्षित, बताएं पूरी खबर और अभी अपडेट बताएं कि क्या कुछ हालात हैं। जी, आपको बता दें कि जो हालात हैं अब ज्यादा भयावह हो गए हैं। ये जो आग है लगभग 4 बजे लगी थी और आग बढ़ते बढ़ते लगभग 3 से 4 दुकानों में ये पहुंच गई है और पीछे जो मोहल्ला है उसमें भी कई घरों में यह आग अब पहुंच गई है और काफी विकराल रूप ले लिया है। और मौके पर अब जो डीएम है वो भी मौके पर पहुंचे हैं और जो तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं और कई काफी पुलिस भी मौके पर है, दमकल की कई गाड़ियां हैं और मिलिट्री के कई जो सैनिक हैं वहां पर पहुंचे हैं और अब मिलिट्री ने भी वहां पर मोर्चा संभाला है। तो कहीं ना कहीं ये आग जो है विकराल रूप लेती नजर आ रही है। हालांकि कुछ देर पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे आग बुझ गई हो, लेकिन जब देखा गया और पीछे की ओर से जो लोगों ने बताया है कि यह आग लगातार बढ़ रही है और करीब 3 से ज्यादा शोरूमों में यह आग पहुंच गई। पूरे तरीके से जो है ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, पूरे तरीके से जो ये शोरूम है वो खाक हो चुके हैं। करोड़ों रुपए का इसमें नुकसान हुआ है। फिलहाल अभी आग लगने का जो कारण है वो स्पष्ट नहीं हो सका है और जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर हैं और इसमें 4 कर्मचारी अंदर फंसे हुए थे। फिलहाल कुछ कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है और अस्पताल भेजा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2 कर्मचारी अंदर थे, उनकी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें बहुत भयावह है। और राजीव, इसी के साथ साथ क्या किसी को जान माल की हानि हुई है? हालांकि आपको बता दें कि 2 कर्मचारी अंदर होने की पुष्टि हुई थी, लेकिन उनके कुछ देर पहले से फोन बंद आ रहे हैं। तो ऐसे में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो कर्मचारी ऐसे में उनकी क्या स्थिति है। और आग जब पूरे तरीके से बुझ जाएगी और जब दमकल के जो कर्मचारी हैं वो अंदर पहुंचेंगे और सेना भी पहुंची है तो वो पहुंचेंगे, जब जानकारी मिल पाएगी और जब ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर वो जो अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक दुकान के कर्मचारी थे उनका क्या हाल है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी में बड़ा बदलाव संभव है। 5 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है बीजेपी। 5 राज्यों के नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा संभव है। तेलंगाना, पंजाब, केरल के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा आज संभव है। झारखंड और मध्य प्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष बदलने के आसार हैं। दिल्ली बीजेपी की बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बता रहे, तेलंगाना, पंजाब, केरल के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा आज संभव है। इसी के साथ साथ झारखंड और मध्य प्रदेश में भी प्रदेश अध्यक्ष बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस पर विस्तार से क्या पूरी जानकारी है वो हम जुटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है कि दिल्ली बीजेपी में बड़ा बदलाव संभव है। आगामी चुनावों को देखते हुए बीजेपी फूंक फूंक के कदम रखेगी और इसी के साथ साथ तैयारियां करेगी और ऐसे बंदों को अपॉइंट करेगी, ऐसे लोगों को अपॉइंट करेगी जो कि बड़ी जिम्मेदारी को संभाल सके, पूरे राज्य को साधने की जिम्मेदारी संभाल सके और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने में सक्षम हो। इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली से अगली बड़ी खबर, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा। दिल्ली के बिहार निवास में ठहरे हैं सम्राट चौधरी, केंद्रीय आलाकमान से कर सकते हैं मुलाकात। बड़ी खबर, दिल्ली से बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा। दिल्ली के बिहार निवास में ठहरे हैं सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी मुलाकात कर सकते हैं केंद्रीय आलाकमान से। तो आखिरकार इस मुलाकात के क्या मायने माने जाएं, क्यों आखिरकार बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं? क्या इसके पीछे बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कोई बड़ी बात है या फिर महज ये एक शिष्टाचार मुलाकात होगी? केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यूसीसी पर देश में चल रही बहस के बीच बैठक हो रही है और कानून मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की बैठक है।
सभी हितधारकों के विचार जाने जाएंगे। समिति अध्यक्ष की ओर से कहा गया है, समिति में तमाम राजनीतिक दलों के सांसद सदस्य होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अब तक 8 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं और 26 जून तक लॉ कमीशन को 8 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। मॉनसून सत्र में सरकार यूसीसी बिल पारित करा सकती है। ये निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम होगा, लेकिन अब इस दिशा में कार्य होने शुरू हो गए हैं। सुझाव मंगा लिए गए हैं। 8 लाख से ज्यादा जब सुझाव आए हैं तो ऐसे में एक बड़ा पक्ष जो है वो तैयार होगा कि यूसीसी के पक्ष में हैं लोग या फिर पक्ष में नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 8 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं और ये 8 लाख से ज्यादा सुझाव जो आए हैं बहुत मायने रखते हैं इस लिहाज से कि आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए क्या यूसीसी लागू होगा या नहीं होगा। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले हम यूसीसी लागू कर पाएंगे या नहीं, इस लिहाज से ये 8 लाख से ज्यादा सुझाव जो होंगे वो महत्वपूर्ण होंगे और मायने रखेंगे। कानून मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की बैठक और इस कानून मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में एक बड़ा फैसला हो सकता है। दिल्ली से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। यूपी में हुए एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर हुई है सुनवाई। कोर्ट में यूपी सरकार का दलील स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 14 जुलाई तक के लिए टाल दी है। कहा, हम किसी एक केस की बजाय व्यवस्था की खामियों पर सुनवाई करना चाहते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक अशरफ हत्याकांड पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आगामी 14 जुलाई तक टाल दी है। दिल्ली दौरे पर हैं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और ब्रजेश पाठक ने गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले ब्रजेश पाठक, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर यूपी की राजनीति को लेकर के महत्वपूर्ण चर्चा ब्रजेश पाठक की ओर से की गई होगी और गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष कई महत्वपूर्ण मुद्दे यूपी से जुड़े हुए रखे गए होंगे। राजनीतिक दल अब वित्तीय लेखा जोखा अब ऑनलाइन दाखिल करा सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने इस कार्य के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया है, जिसमें योगदान रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वार्षिक खाता और चुनाव व्यय विवरण दाखिल किया जा सकता है। आयोग ने यह कदम भौतिक रिपोर्ट दाखिल करने में कठिनाइयों को दूर करने के साथ निर्धारित प्रारूप में समय पर लेखा जोखा दाखिल करने के उद्देश्य से उठाया है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को जारी किए गए पत्र में बताया कि योगदान रिपोर्ट, लेखा परीक्षित वार्षिक खाता और चुनाव व्यय विवरण की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा के लिए एक नया वेब पोर्टल शुरू किया जाना है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और आयोग द्वारा समय समय पर जारी पारदर्शिता दिशा निर्देशों के अनुसार राजनीतिक दलों को वित्तीय विवरण चुनाव आयोग, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को प्रस्तुत करना आवश्यक है। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 24 घंटे में काफी कुछ बदल गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अजीत पवार कुछ विधायकों के साथ मिलकर शिंदे सरकार में शामिल हुए और उप मुख्यमंत्री बन गए। अजीत पवार ने एक बार फिर चाचा शरद पवार के खिलाफ बागी तेवर अपनाया, जिससे एनसीपी दो फाड़ होती दिख रही है। पार्टी में मची इस हलचल का असर पवार फैमिली पर भी दिख रहा है, क्योंकि शरद पवार का कुनबा अलग अलग दिखाई दे रहा है। पार्टी में मची राजनीतिक रार पर एनसीपी विधायक रोहित पवार ने भी बयान दे दिया है। रोहित पवार का कहना है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि अजीत दादा इस तरह का फैसला कर लेंगे। हालांकि बीजेपी लंबे वक्त से हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उनको भी ये चीज अच्छी नहीं लगी और जब ये चीज अच्छी नहीं लगती तब वो कहते हैं कि उनका जो मतदान है वो शायद वेस्ट हो गया। हम भी नए आमदार हैं, पहली बार राजनीति में आए हैं, तो कभी कभार हमको भी लगता है कि राजनीति में आने के बाद हमने गलती की है। लेकिन ये जो भूमि है, महाराष्ट्र की भूमि है, ये संत विचार की भूमि है। तो व्यक्ति के विचार इस भूमि में लोगों के मनों में है और इस सिचुएशन में लड़ना
भी इसी भूमि ने, इसी विचार ने हमको सिखाया है। तो कितना भी मतदारों को लगा, मैं उनको उतना ही कहूँगा कि लड़ना तो फरियल सैयद ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बनी हुई हैं तमाम जानकारी के साथ। फरियल सैयद, निश्चित तौर पर ये जो एनसीपी में दो फाड़ हुई है, इसका सीधा सीधा आरोपी बीजेपी को माना जा रहा है कि बीजेपी की नजर पहले से ही एनसीपी पर थी कि एनसीपी को तोड़ने की कोशिश की जाए और वो अपनी कोशिश में कामयाब हुए हैं। फिलहाल बताइए क्या कुछ रिपोर्ट है? जी बिल्कुल, ने सबसे पहले शिवसेना और पार्टी को तोड़ा, उसी तरीके से जो है वो एनसीपी पार्टी को भी तोड़ा गया है। हम यही कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो जो चीजें शिवसेना के साथ हुई थी वो सारी चीजें एनसीपी के साथ भी हो रही है। जहां ना सिर्फ दो गुटों में पार्टी बट गई है बल्कि अब भी जिस तरीके से शिवसेना में पार्टी किसकी और चुनाव चिन्ह किसका, वैसे ही सेम जो है वो एनसीपी पार्टी में भी शुरू हो गया है। अजीत पवार और उनके साथ जितने विधायक मौजूद है वो ये कह रहे हैं कि पार्टी और जो चुनाव चिन्ह है वो उनका है और जो पार्टी के जितने भी फैसले होंगे वो अजीत पवार और उनके साथ जो पार्टी के जितने भी विधायक मौजूद है वही लेंगे। जहाँ दूसरी ओर शरद पवार ये कह रहे हैं कि अगर ये सारी चीज जो अजीत पवार कह रहे हैं तो अजीत पवार अकेले अगर हम उनका नाम लेते हैं तो उसका मतलब पार्टी नहीं होता है। अब भी जो फैसले है वो हम ही करेंगे। और साथ ही साथ शरद पवार जी ने जो है वो एक पत्र जो है वो महाराष्ट्र के विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर जी को सौंपा है, जिसके ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो 9 विधायक लोगों ने कल मंत्री पद की शपथ ली है उनको आयोग ठहराया जाए। उसी के तहत अजीत पवार जी ने भी अभी ही थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां पर उन्होंने ये बताया कि जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है जयंत पाटिल को उन्होंने उनकी कुर्सी से बर्खास्त किया है और उन्होंने भी जितेंद्र अवार्ड और जो जयंत पाटिल है उनको पार्टी से निकालने के लिए निवेदन जो है वो राहुल नार्वेकर जी को सौंपा है। अभी दोनों तरफ की जो गुट है वो महाराष्ट्र के विधानसभा की जो स्पीकर है राहुल नार्वेकर जी उनको जो है उन्होंने पत्र जो है वो सौंपा है। अब देखना ये होगा कि जो स्पीकर है वो आने वाले वक्त में किसके पक्ष में फैसला लेते हैं और कौन से पक्ष को जो है वो राहत मिलती है। बिल्कुल, अभी फैसला स्पीकर के पाले में है तो स्पीकर जब फैसला सुनाएगी तो पता चल पाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ अभी आगे क्या कुछ तैयारियां चल रही है? शरद पवार का आगे का क्या प्लान है? जी बिल्कुल, आपको हम बता दें कि शरद पवार जी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो है वो साथ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लोगों से, आम कार्यकर्ताओं से जो को संबोधित किया, क्योंकि हजारों की तादाद में कार्यकर्ता है जो शरद पवार जी से इस घड़ी में जो है उनके साथ खड़े रहना चाहते हैं, अपना जो हौसला है वो उन्हें देना चाहते हैं। तो उन्होंने जो है आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि 5 जुलाई को जो है एक अहम बैठक ली जाएगी। उस बैठक के बाद जो है वो एनसीपी पार्टी सरेआम सामने आकर जो भी फैसला होगा और जो भी पार्टी आगे करने वाली है वो फैसला सुनाएगी। साथ ही साथ शरद पवार जी एक्शन मोड पर भी आते हुए नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने आज जो है अपने ट्विटर के माध्यम से एक अहम फैसला सुनाते हुए एनसीपी के जो सांसद है सुनील तटकरे और साथ ही साथ एनसीपी के जो सचिव जिनको बनाया गया था प्रफुल्ल पाटिल, इन दोनों को एनसीपी पार्टी से जो वो बर्खास्त कर दिया है। तो कहीं ना कहीं शरद पवार जी एक्शन मोड पर आ गए हैं, लेकिन लगातार उनका कार्यकर्ताओं से मिलना, साथ ही साथ बैठक लेना, ये सिलसिला लगातार चल रहा है और वो बिल्कुल भी कम नहीं रहे हैं। तो अभी आने वाले वक्त में हमें 5 जुलाई के लिए रुकना होगा, जहां शरद पवार जी एक और बैठक लेने वाले हैं और उसी दिन अजीत पवार जी ने भी जितने विधायक उनके साथ है उनके साथ भी बैठक बुलाई है। तो 5 जुलाई को ही ये जो चित्र है वो क्लियर हो पाएगा कि आखिरकार एनसीपी के दोनों गुट मिलकर क्या आगे फैसला लेने वाले हैं और एनसीपी पार्टी जो है वो किसके हाथ में जाने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान थरथरी प्रखंड के बथहर उच्च विद्यालय के मैदान में विस्तार अभियान सह जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे, जहां चिराग पासवान ने कहा कि बिहार को बर्बादी के कगार पर ले जाने वाले सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिम्मेवार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर डर सता रहा है, तभी तो 2 दिनों से लगातार अपनी पार्टी के सांसद और विधायकों की परेड लगा रहे हैं। डर लग रहा मुख्यमंत्री जी को अपनी पार्टी में टूट के डर से, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके कई विधायक, कई सांसद दूसरे दलों के भी संपर्क में, भाई उनके कई नेता तो हम ही लोगों के संपर्क में, तो डरते हैं मुख्यमंत्री जी। और जो लोग दूसरे की पार्टी को तोड़ने का काम कर
आगे बढ़ रहे हैं। रोहतास जिले के डेहरी में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही सरकार में कार्यरत पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। महागठबंधन के साथी दलों के साथ साथ नगर पूजा समिति, मोहर्रम कमेटी एवं वार्ड पार्षदों सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी मौन प्रदर्शन और दहन में शामिल हुए। प्रदर्शन एवं पुतला दहन के दौरान तो देखिए महागठबंधन का गुस्सा किस कदर सड़क पर फूटा है। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा फूटा है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की गई है। हम लोग यहाँ प्रदर्शन करेंगे। किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रही हैं आप लोग? हम लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि जहाँ भी कोई भाई जाते हैं, अभी तो इसे बोले कि हम जाते हैं तब बोले कि बूढ़े लोग नहीं आएंगे थाना में। थाना में जाने के लिए बूढ़े जवान नहीं होते हैं। हम लोग जनता की सेवा करते हैं। सब लोग जनता की सेवा करने वाले लोग कहीं भी जाते हैं और वो तो अपना बेल्ट सही से नहीं पहनते। एक भाई बोले अरे अपना तो पहले सुधारे तो हम लोग को थाना में डालेंगे। हम लोग का कहना है जितने महिला रोड पे आए हैं, भाई लोग आए हैं कि एक भाई का इंजीनियर भाई, रिटायर भाई, उनको थाना में डालने का काम क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आज हम लोग ये जुलूस आप भव्य देख रहे हैं। हमारे नगर पूजा समिति के 3 पदाधिकारी के साथ है। ये डीएसपी साहब दुर्व्यवहार ये किए, बोलना स्टार्ट किए, उल्टा सीधा बोले। इसके खिलाफ में हम सरकार से मैं मांग करता हूं कि उनको तत्काल यहाँ से हटाया जाए और शहर को बचाया जाए। यानी आने वाले पर्व में ना पूजा समिति, ना मोहर्रम कमेटी के लोग, ना जनप्रतिनिधि जब हम लोग को साथ नहीं देंगे तो हम लोग पूजा कमेटी, ये कमेटी को रखेगा नहीं, ये भंग हो जाएगा। सरकार से मैं मांग करता हूँ तत्काल डीएसपी साहब को यहाँ से हटाएं और शहर को सुरक्षित बचाएं। ये आज हम लोगों की मांगे सर्वदलीय है। ये आज डेहरी नगर में जो एसएचओ और प्रशिक्षु डीएसपी आए हुए हैं, इनको सूझबूझ नहीं है। पहले तो इनको बेल्ट सही से लगाने नहीं आता है तो ढाका चलाएगा और जाने के बाद कहता है कि हम तुम लोग पर केस कर देंगे। अरे बुड़बक कहीं का, तुम थाना चलाते हो, हम लोग जो है कि पब्लिकों में जूता खाते हैं, गाली सुनते हैं, लोगों का सेवा करते हैं और हम पर आप केस कर दीजिएगा। सोशल मीडिया पर अवैध हथियार लेकर के बर्थडे पार्टी करने वाले 2 लड़कों को स्पेशल स्टाफ साउथ ईस्ट की टीम ने बदरपुर थाना इलाके के गौतमपुरी से दबोच लिया। दरअसल दोनों लड़के बर्थडे पार्टी में अवैध हथियार लहरा रहे थे, जिन पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई करने वाली टीम को डीसीपी साउथ ईस्ट ने सराहना की है। 30 तारीख को शुक्रवार को एक वीडियो प्राप्त हुआ था मुझे अपने मीडिया ग्रुप पे, व्हाट्सएप मीडिया ग्रुप पे, जिसपे कुछ लोग असला के साथ नाचते हुए दिख रहे हैं और कुछ लोग कार्टेज दिखा रहे हैं, बल्कि एक व्यक्ति नाच रहा है, एक कार्टेज दिखा रहा है। इस पर एक्शन करते हुए और इनको क्रिमिनल्स को लोकेट करके इनको अरेस्ट करने के लिए एक टीम बनाई गई स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर दिनेश मोराल के अंदर। और 1 तारीख के रात में लगभग 10:30 बजे 2 लोगों को एप्रीहेंड किया हमने, विशाल एलियस बिट्टल को और प्रशांत को। हमने इसको सीरियसली लेते हुए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह की वीडियोस बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इमीडिएटली इस पे एक्शन किया है और दोनों क्रिमिनल्स को हमने आइडेंटिफाई करके। उत्तर प्रदेश सरकार के सभी बड़े अधिकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के आज गोरखपुर और कुशीनगर के दौरे पर रहे। उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी 7 जुलाई को गोरखपुर आने वाले हैं, जहां वो वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आज अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सभी तैयारियों को ध्यान से देखा। इसके अलावा पीएम मोदी गीता प्रेस भी जाएंगे। अधिकारियों ने गीता प्रेस के प्रबंधन से कार्यक्रम की रूपरेखा जानी और गोरखपुर मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री जी का गोरखपुर भ्रमण प्रस्तावित है आगामी 7 तारीख को, आने वाली 7 तारीख को। उसी की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए मैं और डीजीपी साहब, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे जो हमारे स्थानीय अधिकारी हैं उनके साथ हम लोगों ने गीता प्रेस का और ये दूसरा कार्यक्रम जो यहाँ गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे जो प्रस्तावित है उसकी समीक्षा करने के लिए यहाँ आए थे। और अभी हम लोगों ने सड़क मार्ग से पूरे शहर का दौरा किया है, जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी जिन जिन मार्गों पर जाएंगे और वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से और अन्य दृष्टि से सभी प्रकार की तैयारियों की समीक्षा की जाए। सर, क्या कुशीनगर का भी दौरा? उत्तर प्रदेश की एटीएस की टीम ने
2 ऐसे व्यक्तियों को कल गिरफ्तार किया है जो लगातार ऑनलाइन रेडिकल विचारधारा को प्रचारित प्रसारित कर रहे थे और वो खुद भी पूरी तरीके से रेडिकलाइज थे। उनके बाद से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनके आधार पे उनकी गिरफ्तारी की गई है। उसके जो लिंकेजेस हैं, उनके जो संबंध हैं, जिनके साथ उनका संपर्क था या उनके जो हैंडलर हैं, उसको हम पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी के संभावित जो प्रोग्राम है वो कुशीनगर, गोरखपुर और सीधा करिए सीधा करिए तो उसकी समीक्षा के लिए हम लोग आए हैं और उसी के बारे में पूरी समीक्षा की गई और निर्देश दिए गए अधिकारियों को। जो स्टैंडर्ड SOP है सुरक्षा की, उसके अनुसार जो सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। और जो कांवड़ यात्रा है उसकी भी समीक्षा की गई। जो कांवड़ यात्रा के दौरान अयोध्या से यहाँ तक जो कांवड़ यात्री चलेंगे उसकी सुरक्षा व्यवस्था की भी। अवैध रूप से पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा आई महिला PUBG गेम पर सचिन नाम के युवक से हुआ प्यार। प्रेमी की वजह से अपने 4 बच्चों के साथ महिला आई नोएडा। पुलिस को जानकारी होने के बाद महिला और युवक फरार। पाकिस्तानी महिला सचिन से करना चाहती थी शादी। रबुपुरा के अंबेडकर मोहल्ले में 1 महीने से रह रही थी महिला। नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा पहुंची थी महिला। PUBG ऑनलाइन गेम में सचिन से हुआ था प्यार और रबुपुरा पुलिस और खुफिया एजेंसियां तलाश में जुटी हुई हैं। पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों के साथ घूम रही है। तत्काल पुलिस टीम गठित करके उसकी तलाश की गई थी और फाइनली रबुपुरा पुलिस द्वारा उस महिला को ट्रेस कर लिया गया है। शुरुआती पूछताछ में उस महिला का नाम सीमा गुलाम हैदर है, जो PUBG के माध्यम से सचिन पुत्र नेत्रपाल निवासी रबुपुरा के संपर्क में आई थी और उसी के साथ रहने के लिए नेपाल के जरिए भारत आई थी। इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई जा रही है और अन्य एजेंसियों को भी इसमें सूचित कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।